इतिहास में हुकूमत उन्होंने की जिन्होंने कलम की ताकत को पहचाना और कलम का सदुपयोग किया। वो आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा याद किए जाने वाले इतिहास में पन्नों में दर्ज है कि हमारे लिए वो सबसे बड़ा है जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं है। अगर उनके हाथ में विचारों का हथियार है तो वो कलम है, और कलम और किताब की बात करने वालों को हम अपना नायक मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस नायक का नाम है जिसने आधुनिक भारत में व्यवस्थित तौर पर कलम और किताब की अहमियत को पहचाना। जिस देश में 90% एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनका एक अखबार कोई ऐसा हो जो बता दीजिए राष्ट्रीय अखबार हो और डंके की चोट पर चल गया हो कि बाबा साहब के बारे में गृह मंत्री ने कहा कि आजकल फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम भगवान का भी लिए होते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल गया होता। 2024 के आम चुनाव में अगर टेलीविजन चैनल और न्यूज़पेपर आधा सच भी दिखा दिए होते कि जनता इतनी नाराज है, 2024 में हुकूमत बदल गई होती, लेकिन मीडिया ने सच नहीं दिखाया। मीडिया जनता के साथ खड़ा है कि राजा के साथ खड़ा है, यह देखना जनता का फर्ज होता है। तो जब डिबेट ही शिक्षा पर नहीं होगी तो शिक्षा बचेगी कैसे? देश गरीब था तो फ्री में शिक्षा देता था, देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया तो शिक्षा महंगी हो गई। शिक्षा से जो दूर हो रहे हैं उसमें 90% हमारे लोग हैं, क्योंकि जिसकी जेब में पैसा नहीं वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे। बाबा साहब 5 अखबार निकाले, एक भी अखबार लंबे वक्त तक नहीं चल पाया। विपरीत परिस्थितियां थीं, फिर भी बाबा साहब न झुके न डरे, कोशिश करते रहे। इसलिए तो हम उनको अपना आइकॉन मानते हैं। और मूक नायकों को याद करके ये आने वाली पीढ़ियों को बताना कि हमारे नायक न मूक थे न बेजुबान थे, हमारे नायक लड़ने वाले थे, बस उनका इतिहास लिखा किसी ने नहीं। असल में इसलिए भी यहां आने का मन था कि मैं उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब पढ़ाई कर रहा था, और यह आश्चर्य मेरे लिए है कि जब भी इस तरह के किसी आयोजन में जाता हूं, अभी हम सब के इस आयोजन में शामिल हम सब के वरिष्ठ आदरणीय रंजीत मेश्राम साहब मुझसे पूछ रहे थे कि बहुत दौड़ना पड़ रहा है तुम्हें ना आजकल। तो मैंने कहा जिन्होंने नौकरी छीन ली उन्होंने छुट्टी दे दी है, तो अब दौड़ के लोगों के बीच अपना विचार लेकर जा रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर हैं, मैं जानता हूँ कि ये कार्यक्रम कितना अलग तरीके का है। ये थोड़ा सा समूह बहुत वैचारिक लोगों का है, बहुत वरिष्ठ लोगों का है, जिन लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, कलम से संघर्ष किया है, आंदोलन से संघर्ष किया है, वो लोग यहां पर बैठे हैं और आसपास के कई जिलों से आए हुए हैं। और अभी जब संबोधन कर रहे थे संचालक महोदय, तो उन्होंने एक निकाले हुए बहिष्कृत प्रोफेसर को भी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कह के ही बुलाया। मुझे लग रहा है कि नौकरी भले ही किसी ने छीन ली साजिश करके, ये सम्मान तो उनके बस का नहीं है कि वो छीन पाएंगे। इसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहता हूं कि लोग मुझे प्रोफेसर ना कहें, क्योंकि बहुत सारे अपने लोगों को कई बार खराब लगता है कि देखो हम प्रोफेसर हैं, हमें कोई नहीं जानता, ये प्रोफेसर भी नहीं है और लोग इसे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कहते हैं। तो मुझे लगता है कि न मेरे कहने से कोई सम्मान, और सम्मान एक ऐसी चीज है जो मांगने से छीनने से मिलता नहीं है। आप अखबारों में विज्ञापन दे करके अपने वक्त में महान राजा, महान निजाम हो सकते हैं, लेकिन वक्त आने पर इतिहास मूल्यांकन करता है कि आप महान थे या किसी दरबार के दरबारी थे। वो कोई कह करके अपने इतिहास की किताबों में महान नहीं लिखवा पाता। और जिसकी हम बात करने यहां इकट्ठा हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
उनको महान कब महसूस किया इस देश ने, इसका इतिहास तो आने वाली पीढ़ियां भी जब पढ़ेंगी तो आश्चर्य करेंगी कि जिस दौर में उनका सम्मान होना था उस दौर में उनका अपमान किया गया। जब उन्हें साजिश की गई कि खत्म कर दिया जाए, किताबें न छापी जाए, उन पर चर्चा न हो, लोग भूल जाएंगे कि कोई अंबेडकर भी रहा होगा। लेकिन मैं तो किसान परिवार से आने वाला व्यक्ति हूं और एक उदाहरण बार बार देता हूं कि जब उन्नत बीज होता है ना, तो उसे तुम बंजर धरती में भी यूं ही फेंक दोगे, वो धरती का सीना चीर करके लहलहाते हुए वट वृक्ष बनेगा। और वैसे एक बड़े लहलहाते हुए वृक्ष का नाम है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने आज पूरी दुनिया को यह समझाया है कि समानता और न्याय की लड़ाई का सबसे बड़ा प्रतीक कौन है। तो आप किसी के करने से महान नहीं बनते, वरना बाबा साहब अंबेडकर जब अखबार निकाल रहे थे, बाबा साहब जब अखबार निकालना शुरू करते हैं, उस दौर के हम जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा करता था वहां एक बहुत मशहूर शायर थे अकबर इलाहाबादी। उन्होंने एक शेर लिखा कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यानी कई बार कलम से ज्यादा ताकतवर हथियार दुनिया में कोई नहीं साबित हुआ है आज तक के वक्त में। बम बने, परमाणु बम बने, अणु बम बने, ताकतवर मिसाइलें बनी, उनसे इतिहास में विध्वंस हुआ है। इतिहास में हुकूमत उन्होंने की जिन्होंने कलम की ताकत को पहचाना और कलम का सदुपयोग किया, वो आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा याद किए जाने वाले इतिहास में पन्नों में दर्ज है। और इसीलिए मैं तो याद करता हूं अपने वैचारिकी को, तथागत बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, गुरु नानक, चोखा मेला, नारायण गुरु, बसवन्ना, महात्मा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, संत गाडगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, तमाम लोग, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, महामना रामस्वरूप वर्मा, मानवर कांशी राम, मंडल आंदोलन के तमाम नायक, कोई भी ऐसा नहीं था जो अपने हाथ में कोई हथियार लेकर खड़ा हुआ हो। और उनकी पूजा की जाती है भले ही इनके हाथ में कोई हथियार नहीं है। इसके बाद वाला वाक्य जो नहीं कह रहा हूं वो आप समझ जाएंगे कि हमारे लिए वो सबसे बड़ा है जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं है। अगर उनके हाथ में विचारों का हथियार है तो वो कलम है, और कलम और किताब की बात करने वालों को हम अपना नायक मानते हैं, विध्वंस करने वालों को हम अपना नायक नहीं मानते। हिंसक और आतताई लोग हमारे विचारधारा के हजारों साल के इतिहास में हमारे नायक नहीं है। और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि कलम और किताब की ताकत को पहचानो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस नायक का नाम है जिसने आधुनिक भारत में व्यवस्थित तौर पर कलम और किताब की अहमियत को पहचाना, और जिन्हें वो अपना तीसरा गुरु मानते थे। महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले भी अखबार निकालते थे। महात्मा ज्योतिबा फूले भी कलम की ताकत पहचानते थे, और इस कदर पहचानते थे कि एक किताब लिख दी गुलामगिरी, और जाने कितने गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर बेड़ियां तोड़ने के भी काम आई, और जाने कितने शोषक मानसिकता वाले लोगों को आज भी अगर कायदे से कोई किताब चुभती है तो उसमें सबसे पहली किताब का नाम है गुलामगिरी, जिसको वो आज भी कबूल नहीं कर पाते। उनके सवालों का आज भी उनके पास कोई जवाब नहीं है, भले उनके दिल में मनुस्मृति हो। और हम लोग जब बात कर रहे हैं तो ये द्वंद्व और संघर्ष का युग है, एक तरफ मनुस्मृति और एक तरफ बाबा साहब का संविधान। ऐसे वक्त में कलम और किताब की ताकत पहचानी जिन्होंने, उन्होंने भी अखबार की बात की। और इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने जो चेतना फैलाने का काम किया था उसे मैं यहां से रेखांकित करना चाहता हूं। हमें सम्मान में, आप कल्पना करिए कि भारत देश होने का मतलब क्या है कि जो शॉल उड़ाई वो किसी और जगह की बनी हुई होगी, जो गुलदस्ता भेंट किया उसके फूल किसी और बगीचे के खिले हुए होंगे, और जो सर पर पगड़ी बांधी वो देश के किसी और दूसरे राज्य से चल करके आई, और वहां नागपुर में खड़े होकर ये सारे मिल रहे हैं। इस खूबसूरत बगीचे से ही तो एक देश बनता है, और इसी बगीचे के बहुरंगीपन को हमें बचाना है।
तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने किस तरह से सजाया और जो मोमेंटो दिया, उसमें एक वाक्य बाबा साहब का लिखा हुआ है, जब मैं अपनी बात वहीं से शुरू कर रहा हूं। उस वाक्य में बाबा साहब ने लिखा कि कोई भी आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उस आंदोलन का कोई अखबार न हो, और अगर किसी आंदोलन का कोई अखबार नहीं है तो वह आंदोलन पर कटे पक्षी की तरह बेजुबान, कमजोर और बेबस रह जाएगा। यानी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अखबार की अहमियत को पहचानते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 31 जनवरी 1920 को पहला अखबार निकाला, और पहले ही अखबार का नाम जो रखा है, उस नाम के रखने में ही एक ऐसे क्रांति का आगाज है। इस अखबार के शुरुआत में जो मदद की छत्रपति शाहू जी महाराज ने, मैं कभी कभी सोचता हूं कि वो आगाज इतना जल्दी क्यों रुक गया। 1923 में, 1920 में शुरू हुआ, 1923 में अखबार बंद हो गया। बाबा साहब विदेश चले गए, लेकिन फिर उसके बाद कोशिशें जारी रहीं। बहिष्कृत भारत 3 अप्रैल 1927 में 1929 तक चला। अगला अखबार बाबा साहब ने निकाला समता। एक और अखबार निकाला जनता, जिसका बाद में नाम प्रबुद्ध भारत करा, और सबसे लंबा चलने वाला अखबार प्रबुद्ध भारत। मैं कभी कोई सोचता हूं कि उस समय जिस आबादी के लिए यह अखबार निकला था, वो आबादी शायद पहचान भी नहीं पाई। आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि 1.5 आना खर्च, सबसे कम लागत में उसको भी खरीदने की क्षमता नहीं हो पाई रही होगी, या उसका प्रचार नहीं हो पाया होगा। और अभी आपने सुना कि उस समय के केसरी अखबार के संपादक को बाबा साहब कह रहे थे कि पैसा लेकर विज्ञापन छाप दो। उनको पता था कि अगर यह अखबार चल गया तो यह अखबार क्रांति ला देगा, इसलिए उन्होंने उसका विज्ञापन नहीं छापा। यानी कल्पना करिए, जिस वक्त में बाबा साहब जिन विचारों को लिखने के लिए मूक नायक शुरू कर रहे थे, उन विचारों को अगर उनके लोग पढ़ लेते, पहचान जाते, तो जिस सामाजिक क्रांति की कोशिश वो कर रहे थे, वो उसी वक्त में शुरू हो जाती। क्योंकि जैसे ही मैंने ज्योतिबा फुले की उस कोटेशन को इसलिए पढ़ा कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराने पर वो अपनी बेड़ियों को तोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है, लेकिन वो अखबार नहीं चल पाए जितना चलना चाहिए था। आप आज की बात कर लेते हैं। जो बाबा साहब ने जितना काम किया, उतना काम तो अभी इतिहास में अभी और पन्ने खुलेंगे, लेकिन कल्पना करिए कि अखबार की अहमियत समझने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश की आजादी के बाद एक पत्रकार डॉक्टर अंबेडकर के रूप में कितना पढ़ा और पढ़ाया गया, मीडिया संस्थानों में कितनी जगह दी गई। और एक वाक्य मैं पढ़ना चाहता हूं, मूक नायक का पहला अंक और उसका पहला वाक्य। वो वाक्य है कि अगर कोई इंसान हिंदुस्तान की कुदरती तत्वों और मानव समाज को एक दर्शक के नजरिए से फिल्म की तरह देखता है, तो यह मुल्क नाइंसाफी की पनाहगाह के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि उस समय बाबा साहब ये कह रहे हैं कि भारत को अगर आप एक सिनेमा की तरह जोड़कर देखेंगे, तो नाइंसाफी की पनाहगाह, यानी जितना इस देश का इतिहास है वो नाइंसाफियों से भरा हुआ है। मैं इसमें एक वाक्य जोड़ना चाहता हूं, जो शायद बाबा साहब भी अपने जीवन के संदेश से कहना चाह रहे थे, कि केवल नाइंसाफियों का ही पनाहगाह नहीं है, उन नाइंसाफियों से संघर्ष करने वालों का भी ये इतिहास इस देश के इतिहास में मिलता है।
और वह हजारों साल से चला रहा है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में समेट करके उसको और व्यवस्थित किया। भारत आजाद हुआ, मान्यता हुई कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होंगे, 3 तो संस्थान होंगे जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के रूप में लोकतंत्र को संचालित कोई करेगा, कोई निर्देशित करेगा, कोई उसका संरक्षण करेगा। और चौथा स्तंभ बनाया गया कि जो आजाद रह करके जनता की आवाज बनेगा और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बन करके खड़ा होगा। उसका नाम था मीडिया। अब पता नहीं वो 3 स्तंभ कितने मजबूत हैं, वो हमसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन चौथे स्तंभ की हालत के कुछ किस्से तो कहना जरूरी है। 105 साल बाद आप मूक नायक को याद कर रहे हैं, और कब याद कर रहे हैं? जब ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट का एक आंकड़ा मैं आपके सामने स्क्रीन पर अगर रखूं तो वो आंकड़ा क्या कहता है? देश के 121 सबसे बड़े संस्थानों में, मीडिया घरानों में, देश के 121 जो सबसे बड़ी पोस्ट है मीडिया की, उसमें एक दलित, 1 या 2 ओबीसी और शेड्यूल्ड ट्राइब से कोई नहीं। बाकी 99 पॉइंट कितने % हो रहा है वो एक ही समूह के लोग हैं। ऑक्सफैम और न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट बताती है। एक दूसरा आंकड़ा आपके सामने, लीडरशिप पोजीशन, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश टीवी चैनल और हिंदी टीवी चैनल। इंग्लिश न्यूज़पेपर और टीवी न्यूज़पेपर में 89.3% जनरल यानी समर्ड कैटेगरी के लोग हैं। 10.7% में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सब शामिल हैं। 90% और 10%। डिजिटल मीडिया इंग्लिश 91.7% अपर कास्ट, 8.3% में SC, ST, OBC तीनों, माइनॉरिटी सब। उसके बाद हिंदी टेलीविजन, ये रिपोर्ट बताती है कि हिंदी टेलीविजन का जो ग्राफ है वो 100% अपर कास्ट के हाथ में है, यानी डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर, जो सबसे पावरफुल पोस्ट है। न्यूज़पेपर 87.5% अपर कास्ट, 12.5% SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सब मिलाकर। मैगजीन 72.7% अपर कास्ट, 13.6% OBC, 13.6% SC और ST दोनों मिलाकर के। देश के मीडिया की 2023 की यह स्थिति है। और डिसीजन मेकिंग पोस्ट जो 121 है, उसमें 2 या 3 अपवाद, एक्सेप्शनल केस छोड़ दीजिए, तो बाकी सब एक ही तरह के लोग हैं। लेकिन एक बात बताएं, आज इस देश का मीडिया इस देश में आग लगाने का काम कर रहा है, दंगा फैलाने का काम कर रहा है, नफरत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, सरकार के दरबार में दरबारी बना हुआ है, अंधविश्वास और पाखंड को भी प्रचारित कर रहा है। इस आंकड़े को देख करके तो मुझे कई बार खुशी होती है कि आज से 25-50 साल बाद जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, जब पूरे तरह से लोकतंत्र, संविधान और वैज्ञानिक चेतना को बर्बाद करके दंगा फैलाने का काम करने वाले लोग मीडिया में बैठे थे, तो हम ये कहेंगे कि उसमें 90% पदों पर वही लोग बैठे थे जो आज इस देश में हुकूमत कर रहे हैं। हमारे लोग इस दंगाई मीडिया में शामिल नहीं थे। और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, जितना काला अध्याय आज की मीडिया का है, उसमें हमारे लोग अपवाद के रूप में थोड़े बहुत शामिल हैं। और आज मीडिया कर क्या रहा है? आप एक जमाने में यह लिखा जाता था कि अब कौन इस रात धुआं देखने जाए, अखबार में पढ़ लेंगे कहां आग लगी थी। यकीन था कि अखबार सच बोलेंगे और सुबह जहां होगा वहां देख लेंगे।
अब तो हो सकता है जहां आग लगी हो वहां किसी अखबार की बहुत बड़ी भूमिका हो। अब आज और कल का एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं। इस देश में बहुत बड़ा आयोजन हुआ महाकुंभ के नाम पर। देश ऐसा है जिसमें बाबा साहब का संविधान ही सबको सबकी आजादी देता है, धर्म और उपासना की आजादी देता है। जिसको जिस धर्म को मानना है मानो, जहां कुंभ नहाना जाना है जाओ, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारे जाना है, जहां भी आपको जाना है, जिसको जहां जाना है, बौद्ध विहार जाना है जाए, जिसको कहीं नहीं जाना है वो कहीं मत जाए। लेकिन सरकार का काम क्या होता है? सरकार का कोई मजहब कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन आज के वक्त में सरकार पे पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति वो निमंत्रण पत्र बांट रहा है कि आओ हमारे यहां, आओ हम बहुत बढ़िया इंतजाम किए हुए हैं, आओ यहां पर नहाने आओ। और बहुत बड़ी बड़ी बात, देखो हमने इतना अच्छा इंतजाम किया है तो क्योंकि हमारी आस्था उसमें है। और आज और कल का अखबार देखिए, सरकार कह रही है कि भगदड़ में 30 लोग मारे गए। किसी अखबार की हेडलाइन बनी क्या? सोच कर देखिएगा। अखबार इस मौत के आंकड़ों को छिपा जाएंगे। टेलीविजन चैनल पर जो तिल का ताड़ बनाने के लिए वे प्राइम टाइम डिबेट करते हैं, किसी पाखंडी अंधविश्वासी बाबा को अपने न्यूज रूम में बिठाते हैं, उनसे कहते हैं कि बाबा जरा इनकी पर्ची बनाकर दिखाओ, तो बाबा पर्ची बना के दिखाता है और टेलीविजन वाला कहता है वाह भारत अब विश्व गुरु बन जाएगा, बाबा जी कितना अच्छा चमत्कार कर रहे हैं। और यह लाइव टेलीकास्ट होता है टेलीविजन का विज्ञान और तकनीक से। लेकिन विज्ञान और तकनीक का सहारा लेकर के अंधविश्वास फैलाने वाले न्यूज रूम में लोग मार दिए जाएं या मर जाएं, उस पर हेडलाइन नहीं बन रही है, प्राइम टाइम की डिबेट नहीं हो रही है। क्योंकि जिसकी सरकार है उन्हीं लोगों के शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है। इसलिए मीडिया अपने आकाओं की छवि को बचाने के लिए अब वो काम कर रही है जो दरबारी किया करते थे। मैं मीडिया का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ये समझा गए हैं कि अगर आपके दिल में बोलने का जज्बा है, सच कहने की हिम्मत है, तो उठाओ अपनी कलम और लिखो अपना इतिहास। क्योंकि शिकारियों के इतिहास में हिरणों की गाथाएं नहीं मिलती। अगर हिरणों को अपना इतिहास जानना है और अगली पीढ़ी को जानने देना है तो हिरणों को अपना इतिहास खुद लिखना पड़ेगा। इसलिए आपको मीडिया बनना पड़ेगा। और आप मीडिया को पहचानते तो हैं। बताइए, अखबार में, टेलीविजन में विज्ञापन करोड़ों रुपए के कौन दे रहा है सबसे ज्यादा? 2 लोग, एक उद्योगपति और एक सरकारी विज्ञापन। बाबा साहब के सारे अखबार कम समय में क्यों बंद हो गए? मैं इसको खोज रहा था। कोई अखबार 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल क्यों इतना चल पाया? सोचना, आज आपके पास बहुजनों के 90% लोगों का कौन सा अखबार है? बताइए, उसका नाम पढ़ के बताइए। ये मूक नायक यहां पर रखा हुआ है, मेरे सामने रखा था। मैं देख रहा था कि कई राज्यों में इसका प्रकाशन होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार तक हो रहा है, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि इसकी कितनी प्रतियां बढ़ती हैं और कितनी आबादी है, जरा दोनों का आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए। जिस देश में 90% SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनका एक अखबार कोई ऐसा हो जो बता दीजिए राष्ट्रीय अखबार हो और डंके की चोट पर चल गया हो। क्योंकि हमने अपने अखबारों को सहेजा ही नहीं, हमने अपने बुद्धिजीवियों का सम्मान ही नहीं किया। और यह मैं आलोचना आपकी करके बस अपनी आखिरी में कुछ बातें साझा करूंगा। अखबार क्यों नहीं चल पाया और अखबार आज भर क्यों नहीं चल पा रहा है? विचार करिएगा कि हमारे बीच के पत्रकारों की क्या हाल है। जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया, सरकारी विज्ञापन दिया, बड़े बड़े करोड़ों रुपए का विज्ञापन जिनके पास है, वो अपने सरकार की दलाली कर रहे हैं। यही काम उनको करना था। विद्यार्थियों को मीडिया में पढ़ाया जाता है कि खबर वो नहीं है जो सत्ता दिखाना चाहती है, खबर वो है जो सत्ता छिपाना चाहती है और जनता जानना चाहती है। उस खबर को सच्ची खबर कहा जाता है। और आज मैंने कुंभ का उदाहरण आज आपको दिया है जोखिम उठाते हुए, क्योंकि आज वहां पर
वो सारी खबरें दिखाई जा रही हैं जिनका जनता से कोई वास्ता नहीं है, और जिनका वास्ता सरकार की इमेज बनाने से है, उनकी इमेज चमकाने से है, ताकि वो अवतारी पुरुष हो जाएं, वो नेता ना रहें, उनका गुणगान किया जाए। बताइए, आज किसान जब आत्महत्या करता है तब टेलीविजन पर किसानों की जुड़ी खबरें आती हैं। बेरोजगार जब नौजवान आत्महत्या कर ले या किसी प्रतियोगी परीक्षा में आंदोलन करने जाए, लाठी चल जाए, तब बेरोजगारी का सवाल पर चर्चा होती है। जब किसान आंदोलन करने बैठे, 750 किसान शहीद हुए, तब भी इसी देश की मीडिया में बैठ करके उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी बोला गया। यह इस देश की इस समय की मीडिया है। इस देश में बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर जब अपमान किया, और बहुत बार तो लोग भूल भी गए होंगे कि संसद में खड़ा होकर गृह मंत्री ने क्या बोला था, क्योंकि ध्यान भटकाने के लिए इतना कुछ हो गया कि हम भी भूल गए कि बाबा साहब के बारे में गृह मंत्री ने कहा कि आजकल फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम भगवान का भी लिए होते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल गया होता। सच से बताइए, अब देश में यह बात भूल गए ना? कोई माफी मांगी क्या गृह मंत्री अमित शाह ने? जो देश का सबसे बड़ा आइकॉन हो, जो देश में सबसे बड़ी आबादी का सबसे बड़ा लीडर हो, हम उनके अपमान पर माफी भी नहीं मंगा पाए, तो कुछ अब मूल्यांकन तो अपना करना पड़ेगा ना, कहां चूक रह गई। और इस पर टेलीविजन और अखबार में कितनी खबर छपी, जरा इसको सोचकर बताइएगा। कितनी माफी मांगने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला गया, कितनी बार उनसे कहा गया कि अपमान बाबा साहब का हुआ है। इसलिए आज जो टेलीविजन में और न्यूज चैनल में बैठे हैं, वो जब प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने जाते हैं तो कहते हैं कि आप जेब में पर्स रखते हैं क्या, आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं, आप थकते क्यों नहीं है, कोई टॉनिक लेते हैं क्या? क्या प्रधानमंत्री से यही सब? देश के प्रधानमंत्री से जो सवाल इस देश की मीडिया ने पूछा, दुनिया के किसी मीडिया में ऐसा उस देश के राष्ट्राध्यक्ष से आज तक के इतिहास में कोई सवाल पूछा गया हो, लोकतांत्रिक देश हो, तो जरा इतिहास खोजकर बता दीजिएगा। जहां तानाशाही है वहां की मीडिया अपने तानाशाह की दरबारी बन जाती है, लेकिन जहां लोकतंत्र है वहां मीडिया का काम होता है कि जनाब आपने जितना वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं किया, 15 लाख मेरे अकाउंट में क्यों नहीं आया, 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आया, लोग भूल गए। और चुनाव जीतते जाते हैं, और महाराष्ट्र में खड़े हैं, 4 महीना पहले यहां किसी और की लहर थी और चुनाव भी हो गया और मुख्यमंत्री भी कोई और बन गया, और हम चुपचाप अब उनका शासन झेलने के लिए अभिशप्त हैं। कुछ हो पाया क्या? जो सरकार में बैठा है उसी को कॉन्फिडेंस नहीं था कि महाराष्ट्र जीत रहे हैं। सच कह रहा हूं कि गलत है? और आज हुकूमत में वही बैठे हैं। लोकतंत्र इससे सुनहरा, इससे स्वर्णिम लोकतंत्र कब आएगा भाई? सोच कर देखिए। और मीडिया की भूमिका इसमें क्या है? 2024 के आम चुनाव में अगर टेलीविजन चैनल और न्यूज़पेपर आधा सच भी दिखा दिए होते कि जनता इतनी नाराज है, 2024 में हुकूमत बदल गई होती, लेकिन मीडिया ने सच नहीं दिखाया। मीडिया झूठ बोलती है, और मीडिया बिकी हुई है इसलिए चूंकि उसमें पैसा जिसका है वही चुनाव देने के लिए नेता को चुनाव लड़वाता है। सारा खेल पैसे का है, जिसका विज्ञापन उसी की तो दरबारी होगी। और आज टेलीविजन चैनल पर, आज टेलीविजन का एंकर एक धर्म के कार्यक्रम में जाता है भाई, मंदिर के कार्यक्रम में जाएगा, नहाने जाएगा, कुंभ में जाएगा, और वो भी उसके बाद निष्पक्ष पत्रकार बना रहेगा। एक सेल्फी लेगा एक पार्टी के नेता के साथ, फिर भी निष्पक्ष पत्रकार बना रहेगा। शिक्षा पर कितनी डिबेट इस देश में होती है, मैं तो कई बार सोचता हूं। और आखिर में 1-2 याद आ रही हैं कुछ चीजें, तो मैं उसको जोड़ करके अपनी बात खत्म करूंगा और हम सब रंजीत सर को सुनेंगे। मुझे याद आ रहा है कि 1990 और 2000 के बीच इस देश में प्रचार हो गया कि गणेश की मूर्तियां दूध पी रही हैं। पुराने लोग जो बैठे होंगे उनको याद होगा। महाराष्ट्र में भी हुआ था ऐसा कुछ क्या? शायद शुरू ही यहीं से हुआ था। सही है, यानी शुरू ही महाराष्ट्र से हुआ था कि गणेश की मूर्तियां दूध पीने लगी। मतलब पता नहीं उतने दिन भी दूध पी कि नहीं जितना मूक नायक अखबार बाबा साहब निकाल पाए थे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आजकल क्या हो रहा है? आज तो इस पर यह खबर कैसे फैली पता है? उत्तर भारत में उन दिनों
एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन का वक्त चल रहा था और उस समय एक झूठ महाराष्ट्र से फैलाया गया और उसे उसी समय की मीडिया ने पूरे देश में प्रचारित कर दिया और पूरे देश में लोग मंदिरों के सामने दूध पिलाने के लाइन में लग गए। मीडिया यह भूमिका निभाता है। मीडिया जनता के साथ खड़ा है कि राजा के साथ खड़ा है, यह देखना जनता का फर्ज होता है। और आखिर में मैं केवल यह बात कह के जा रहा हूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल प्रोफेसर रहा और हम लोग लगातार यह लिखते रहे कि विश्वविद्यालयों के भीतर सिलेबस बदला जा रहा है, विश्वविद्यालयों के भीतर एक विचारधारा के लोगों को भरा जा रहा है, मेरिट के नाम पर वहां पर छलावा हो रहा है, घोर जातिवाद के अड्डे बन चुके हैं विश्वविद्यालय और फीस महंगी की जा रही है, फेलोशिप बंद की जा रही है, सरकार पूरी शिक्षा को निजी हाथों में बेच रही है। आपने कभी किसी टेलीविजन चैनल पर और अखबार में इस पर डिबेट देखी क्या? तो जब डिबेट ही शिक्षा पर नहीं होगी तो शिक्षा बचेगी कैसे? देश गरीब था तो फ्री में शिक्षा देता था, देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया तो शिक्षा महंगी हो गई। मैंने ये सारी बातें अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में लिखी है, मराठी में भी है, वो मन करे तो पढ़िएगा मंगा करके। लेकिन जब मीडिया सरकार के दरबार में दरबारी बन जाए तो जनता का काम होता है कि अपनी हर जुबान को अखबार बना दो और हर हाथ के कलम को इस मीडिया का असली हथियार बना दो और घर घर अपनी बात कहने का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। और आखिर में मैं कहूं, हमारे बीच में एक आवाज इंडिया टीवी के लोग आए हुए हैं, लाइव चल रहा है आवाज इंडिया टीवी। 10 साल से ऊपर हो गया, जब इनका 10 साल हुआ था उस कार्यक्रम में भी मैं आया था। सैटेलाइट टेलीविजन है, कितने लोगों के घरों में देखा जाता है। आपके महाराष्ट्र का एक टेलीविजन जो आपके मुद्दों पर बात करता है, कितना आपने उसका समर्थन किया और कितना उसको मजबूती दी। और टेलीविजन आप भी वही देखते हो जिसमें पैसा उनके आका का लगा है और वही उनकी खबर सुनाई देता है। और पत्रकारों को अब यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ रहा है। मैं आपको कुछ नाम बता के जाऊंगा, अगर मौका मिले तो आवाज इंडिया टीवी का चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टेलीविजन का सैटेलाइट हो, आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि अपने पत्रकारों को सहेजें, बचाएं और उन्हें घर घर पहुंचाकर उनको मजबूत करें, ताकि विपरीत परिस्थितियों में जब आपका पत्रकार दलाल बन जाएगा तब आप शिकायत करोगे कि वो भी बिक गया, लेकिन जब तक नहीं बिका था बताओ आपने उसकी कितनी मदद की। हमको बस अच्छा क्रांतिकारी लोग चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी घर में हो। हमारा बच्चा अच्छी पढ़ाई करे। मुझे उन लोगों से सख्त ऐतराज होता है जो मुझे फोन करते हुए कहते हैं कि मैं रिटायर हो गया हूं, मेरा बेटा एक ऑस्ट्रेलिया में सेटल है और दूसरा अमेरिका में है और अब सर मैं समाज के लिए काम करने को तैयार हूं। हमने कहा पूरा परिवार सेट कर लिया तब समाज के लिए जा रहे हो? और उनसे कभी पूछा जिनका परिवार बर्बाद हो गया समाज की सेवा करने में? इसलिए ऐसे लोग जब सब काम थक जाते हैं तब समाज के लिए आते हैं। लेकिन जितने लोग मजबूत थे जब तब अपना कीर्तन मीडिया खड़ा कर पाए। और आज आपका कितना टेलीविजन चैनल, यूट्यूब की दुनिया पे जानते हैं ना, मिलियंस व्यूज हैं। 90% कंज्यूमर कौन है, दर्शक कौन है? हमारे लोग। और मीडिया जिसका 10% आबादी भी नहीं है उसका 99% मीडिया पर कब्जा है। तो कंज्यूम कौन कर रहा है उस फेक खबर को, नफरत की खबर को, पाखंड की खबर को? हमारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसके बाद आप मूक नायक पर बात करके करेंगे क्या? तुषार जी मेहनत कर रहे हैं, इनकी टीम के पूरे देश में जो लोग होंगे वो मेहनत कर रहे होंगे, तो एक आयोजन हो गया, आप लोग भी इससे जुड़े होंगे तो एक आयोजन हो गया। इसके बाद क्या होगा? समाज तक इसका पैगाम कैसे जाए कि अपने अखबारों को, लोगों को मजबूत कैसे करना है। एक चैनल है जिसका नाम है नेशनल दस्तक, एक चैनल है जिसका नाम है नेशनल जनमत, न्यूज वीक, द जनहित, दलित दस्तक, जर्नलिस्ट अनिल, जमीनी खबर। आजकल ऐसे नए बहुजनों के यूट्यूब चैनल हैं। और मैं बताऊं, जब मीडिया से यकीन खत्म हो गया, लोग टेलीविजन देखना बंद कर रहे हैं, हमारे लोगों ने यूट्यूब पर आकर के क्रांति की है इस देश में। इसको बचाने का काम किया है तो हमारे लोगों ने किया है। हमारे लोगों ने अखबार निकाले हैं विपरीत परिस्थितियों में। और हमारे लोगों के जितने चैनल हैं, मैं उनका नाम आपको बताकर जा रहा हूं। आपके भी आसपास जो यूट्यूब चैनल वाले लोग हों,
उनको सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाइए, मजबूती दीजिए। अगर 90% लोग 10-10 रुपया, 50-50 रुपया उस चैनल को ज्वाइन बटन करके डोनेट करने लगे, तो बताइए आपके चैनल मजबूत होंगे कि नहीं? तो बाबा साहब के अपमान करने के बाद कोई गृह मंत्री कितना भी बड़ा हो माफी मांगता कि नहीं? लेकिन उसको भी पता है कि यह समाज बिखरा हुआ है, बटा हुआ है, यह हमको क्या झुका पाएगा। आपके महाराष्ट्र में अपमान किया बाबा साहब के पुस्तक का, 1-2 दिन 4 दिन खबर चली, खबर गायब। हम खबरों के भूखे हो गए। एक खबर आती है, 4 दिन में भूल जाते हैं, फिर दूसरी खबर का इंतजार करते हैं। हमारे सबसे ज्यादा फर्जी मुकदमे में जो जेल में लोग हैं वो हमारे 90% आबादी के हैं। 90% आबादी के लोग बीमार बनकर हॉस्पिटल में लाइन लगाए हुए हैं, सरकारी हॉस्पिटल में, जिसकी जेब में पैसा नहीं है। विश्वविद्यालयों का व्यक्ति हूं, शिक्षा से जो दूर हो रहे हैं उसमें 90% हमारे लोग हैं, क्योंकि जिसकी जेब में पैसा नहीं वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे। ये सब मीडिया दिखाएगा ही नहीं, तो असली देश बचाने की लड़ाई लड़ेगा कौन? इसलिए मैं आपसे जाके कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया ये आपके लिए क्रांति का हथियार बना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तो आपको एक मौका दिया, आप घर बैठ करके अपना यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। और मैं भी आपसे ये बात यहां पर कहना जरूरी है, 1 साल हो गया मेरी नौकरी, बड़ी नौकरी थी, दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर होना। हमारे ही बहुत सारे लोग वहां जाकर दरबार में दरबारी बन गए, क्योंकि सैलरी अच्छी और काम लगभग कुछ नहीं होता है, बस उसी क्लास में जाओ, कुछ करो मत करो कौन पूछ रहा है, एक बार सरकारी नौकरी पक्की हो गई तो। लेकिन आज अगर मैं अपना यूट्यूब चैनल न चला रहा होता तो नौकरी जाने के बाद मैं इस तरह के कार्यक्रमों में नहीं जा पाता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार अपने दिल की बात जो होती है उसको तैयारी के साथ कह लेता हूं, तो आज उसके दम पर हम खड़े हैं। इसलिए आपसे आखिर में जाकर कह रहे हैं, बाबा साहब 5 अखबार निकाले, एक भी अखबार लंबे वक्त तक नहीं चल पाया। विपरीत परिस्थितियां थीं, फिर भी बाबा साहब न झुके न डरे, कोशिश करते रहे। इसलिए तो हम उनको अपना आइकॉन मानते हैं। नौकरी भी 10 दिन से ज्यादा नहीं कर पाए, तो वो उसके बाद भी झुके नहीं, डरे नहीं, अपना संघर्ष का कारवां जारी रखे। इसलिए दंगाई वक्त में, आज के वक्त में अगर पूरे देश और समाज को कोई बचाएगा तो वो सोशल मीडिया से बचाएगा। लेकिन उस पर पाखंड और अंधविश्वास भी बहुत आता है, इसलिए बच के रहिए। आजकल रील्स देखते हैं तो उसमें एक आदमी आके कहेगा कि गोबर अगर गाय का आप खाते हैं तो शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। उससे बच के रहना है, क्योंकि वही सोशल मीडिया अनफिल्टर होकर के आके कहता है कि और समाज में लड़ा रहा है, एक जात को दूसरे जाति से लड़ा रहा है, एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ा रहा है, और झूठ पसोर करके लोगों को असली मुद्दों से ध्यान भटका रहा है। चलो 90% लोगों एक होने के लिए एक प्रयोग करते हैं। अगले साल जब मूक नायक का कार्यक्रम हो तो यहां गिनवाने के लिए 5 चैनल ऐसे हों जो ये कहें कि जब ये कार्यक्रम खत्म हुआ तो देखो ये चैनलों को हमने मदद करनी शुरू की, इन अखबारों को मदद करनी शुरू की। जो भी आपके आसपास अच्छा काम कर रहा है उसको मदद करिए। मैं आपके लिए कोई नाम लेके नहीं कह रहा हूं। अगर एक पत्रकार भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो आप जाके कभी उस पत्रकार का हाल पूछने नहीं गए होंगे। अगर वो सरकार की दलाली नहीं करता है तो वो कितना विपरीत परिस्थितियों में जीवन जी रहा होगा, अगर वो ईमानदार है तो। और मैं तो आखिर में जाकर एक बात कहूं, हमारे यहां संतों के यहां कहा गया था कि संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम, और जाको मुख देखत दुख उपजे ताको करब पड़ी प्रणाम। ऐसे वक्त में जो विद्रोही हुआ वो कोई कबीर बना, कोई रैदास बना, कोई पलटू दादू भीखा बना, वही इतिहास में दर्ज हुआ। जो गुलाम बन गया, दरबारी बन गया, उसका इतिहास में कहीं नाम नहीं लिखा जाता। सावित्रीबाई फूले पर जो पत्थर और गोबर फेंक रहे थे उनका नाम इतिहास में कोई नहीं जानता। ज्योतिबा फूले को मारने के लिए घर भेजा गया, पूरे तरह से पूरे जीवन विरोध किया गया, इतिहास में कोई नहीं जानता उन मारने वालों का नाम क्या था। डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ कितने जाने लोग थे, और वही तिलक जो यहां पर खड़े होकर इसी महाराष्ट्र में बोल रहे थे ये कुणबी और कुणबी किसान संसद में जाकर क्या हल चलाएंगे। वो पाखंडी लोग आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने हुए हैं। हमारे नायक कहां हैं? इसीलिए गुमनाम हो गए नायकों को याद करना हमारी जिम्मेदारी है, और मूक नायकों को याद करके ये आने वाली पीढ़ियों को बताना कि हमारे नायक न मूक थे न बेजुबान थे,
हमारे नायक लड़ने वाले थे, बस उनका इतिहास लिखा किसी ने नहीं। अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने एक बहुत शानदार बात कही कि पहली किताब जब 1998 में लिखी गई तो बाबा साहब की पत्रकारिता पर केवल 1.5 पन्ना लिखा गया, और जो औने पौने दाम की सामान्य से पत्रकारिता करते थे उनको महान पत्रकार बना दिया गया। इसीलिए मैंने कहा कि इतिहास विजेताओं का लिखा जाता है, गुलामों का इतिहास कुछ नहीं होता। इसलिए अपना इतिहास खुद लिखना पड़ेगा, और वो इतिहास तब लिखेंगे जब आप लड़ने वालों को बचा पाएंगे। इसलिए जितने भी यूट्यूब चैनल हैं जो बहुजन आवाज को उठाते हैं, अगर उसकी 10 में 8 बात 5 बात आपको अच्छी लग रही है, उसकी मदद करिए। आर्थिक मदद कर सकते हैं तो आर्थिक मदद करिए, लोगों को उससे जोड़ सकते हैं तो लोगों को जोड़िए, मनोबल न टूटने पाए, क्योंकि वक्त बहुत विपरीत है। मैं ये बात आखिर में कहता हूं कि जो लड़ रहा है उसको पहचानिए अपने आसपास के कौन बिना डरे सच के लिए लड़ रहा है, उसका साथ दीजिए। और अगर लड़ने वाले का साथ नहीं दे पा रहे हैं तो 4 लोगों को तैयार करिए जो लड़ने वालों का साथ दे। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो चौराहे पर खड़े होकर उनके बारे में बात करिए कि फला लोग हमारे वक्त की असली लड़ाई लड़ रहे हैं, माहौल बनाइए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आर्थिक मदद उनकी करिए जो लड़ रहे हैं। अगर इनमें से कोई काम आप नहीं कर सकते हैं तो एक निवेदन मेरा है, जो अपने हक और सच के लिए लड़े उसका विरोध मत करिएगा, इससे बड़ा समर्थन और दूसरा कोई नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहां सबसे ज्यादा यहीं का विरोध होता है। मेढकों को पानी में डाल दीजिए तो एक मेढक अगर उससे उबरना चाहेगा तो दूसरा उसकी टांग खींच लेगा, और अगर सारे सीढ़ी बनाते तो सारे पार हो जाते। लेकिन मैं केवल कहना यह चाहता हूं कि मूक नायक को याद करना अपने वक्त की पत्रकारिता से आंख मिलाना है, और सोशल मीडिया हमारे वक्त की एक मजबूत पत्रकारिता है। और मैं भी कहूंगा कि पुराना बाबा साहब का जितना भी काम है, जितने भी संपादकीय हैं, वो संपादित होकर के एक जगह जाएं ताकि लोगों को पता चले, वरना आने वाली पीढ़ियों को पता ही नहीं चलेगा कि उनके लिए लड़ा कौन और कौन उनके लिए हिम्मत करके लड़ गया, कुर्बानी दिया। अगर इतिहास में दर्ज ही नहीं होगा, मैंने अपनी किताब की शुरुआत में एक लाइन लिखी है, और वो लाइन यही है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है। ये फहमीदा रियाज की एक नज्म है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए ये नाजुक वक्त है, विपरीत वक्त है, अपने लोगों को सहेजिए। विचार जरूर करिएगा कि बाबा साहब के अखबार भी अगर लंबी उम्र तक नहीं चल पाए तो कोई बात नहीं, 2025 में कौन से अखबार हैं जो हमारे और आपके हैं और जिसको हम सहेज पाए हैं। कितने पत्रकार आपके हैं जिसको रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला। हम जानते हैं कि वह पुरस्कार भी दलाली से मिलता है, लेकिन फिर भी हमारे अपने पत्रकारों को हमने कितना ताकतवर बनाया, मजबूत किया, ये जिम्मेदारी हमारी थी। इसी बात के साथ आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।